नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है कप्तान साहब और ये कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। जगत सिंह को स्कूल जाना कुनैन खाने या मछली का तेल पीने से कम अप्रिय न था। वह सैलानी, आवारा, घुमक्कड़ युवक था। कभी अमरूद के बागों की ओर निकल जाता और अमरूदों के साथ मालिक की गालियाँ बड़े शौक से खाता। कभी दरिया की सैर करता और मल्लाहों की डोंगियों में बैठकर उस पार के देहातों में निकल जाता। गालियाँ खाने में उसे बड़ा मज़ा आता था। गाली खाने का कोई भी अवसर वे अपने हाथ से ना जाने देता। सवार के घोड़े के पीछे ताली बजाना, इक्को को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचना, बूढ़ों की चाल की नकल करना उसके मनोरंजन के विषय थे। आलसी काम को नहीं करता, पर दुर्व्यसनों का दास होता है और दुर्व्यसन धन के बिना पूरे नहीं होते। जगत सिंह को जब अवसर मिलता घर से रुपया उड़ा ले जाता। नकद न मिले तो बर्तन और कपड़े उठा ले जाने में भी उसे संकोच न होता था। घर में शीशियाँ और बोतलें थी, वह सब उसने एक एक करके गुदड़ी बाजार में पहुंचा दी थी। पुराने दिनों की कितनी चीज़ें घर में पड़ी थी, उसके मारे एक भी न बची। इस कला में वह ऐसा दक्ष और निपुण हो गया था कि उसकी चालाकी पर आश्चर्य होता था। एक बार बाहर ही बाहर केवल कारनिसों के सहारे अपने 2 मंजिले मकान की छत पर चढ़ गया और ऊपर से ही पीतल की एक बड़ी थाली लेकर उतर आया। घर वालों को आहट तक न मिली। उसके पिता ठाकुर भगत सिंह अपने कस्बे के डाक खाने के मुंशी थे। अफसरों ने उन्हें शहर का डाक खाना बड़ी दौड़ धूप करने पर दिया था, लेकिन भगत सिंह जिन इरादों से यहाँ आए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उल्टी हानि ये हुई कि देहातों में जो भाजी, साग, उपले, ईंधन मुफ्त में मिल जाते थे वे सब यहाँ बंद हो गए। यहाँ सबसे पुराना घराव था, न किसी को दबा सकते थे न सता सकते थे। इस दुर्व्यवस्था में जगत सिंह की हथलपकियाँ बहुत अखरती। उन्होंने कितनी ही बार उसे बड़ी निर्दयता से पीटा था। जगत सिंह भीमकाय होने पर भी चुपके से मार खा लिया करता था। अगर वे अपने पिता के हाथ पकड़ लेता तो वे हिल भी ना सकते थे, लेकिन जगत सिंह इतना सीना जोड़ ना था। हाँ, मार पीट, घुड़की, धमकी किसी का भी उस पर असर न होता था। जगत सिंह जो ही घर में कदम रखता चारों ओर कांव कांव मच जाता था। माँ दूर दूर करके दौड़ाती, बहनें गालियाँ देने लगती मानो घर में कोई सांड घुस आया हो। घर वाले उसकी सूरत से जलते थे। इन तिरस्कारों ने उसे निर्लज बना दिया था। कष्टों के ज्ञान से वह निर्द्वंद सा हो गया था। जहाँ नींद आती वहीं पड़ा रहता, जो कुछ मिल जाता वही खा लेता। ज्यों ज्यों घर वालों को उसकी चोर कला के गुप्त साधनों का ज्ञान होता जाता, वे उससे और चौकन्ने होते जाते। यहाँ तक कि एक बार पूरे महीने भर उसकी दाल ना गली। चरस वाले के कई रुपए उसके ऊपर चढ़ गए थे। गांजे वाले ने धुआंधार तकाजे करने शुरू कर दिए। हलवाई कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारे जगत को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रात दिन ताक झांक में रहता, लेकिन घात ना मिलती थी। आखिर एक दिन बिल्ली के भागो छीका टूटा। भक्त सिंह दोपहर को डाक खाने से चले तो एक बीमा रजिस्ट्री जेब में डाल ली। कौन जाने कोई हरकारा था या डाकिया शरारत कर जाए। लेकिन जब घर आए तो अचकन की जेब से लिफाफे को निकालने की सुध ना रही। जगत सिंह तो ताक लगाए बैठा ही था। पैसे के लोभ से जेब टटोली तो लिफाफा मिल गया। उस पर कई आने के टिकट लगे थे। कई बार टिकट चुराकर आधे दामों में बेच चुका था। चट से उसने लिफाफा उड़ा दिया। यदि उसे मालूम होता कि उसमें नोट है तो उस लिफाफे को कदाचित न छूता। लेकिन जब उसने लिफाफा फाड़ डाला और उसमें से नोट निकल पड़े तो वह बड़े संकट में पड़ गया। वह फटा हुआ लिफाफा गला फाड़ फाड़ कर उसके दुष्कृत्य को धिक्कारने लगा। उसकी दशा उस शिकारी की सी हो गई जो चिड़ियों का शिकार करने जाए और अनजाने में किसी आदमी पर निशाना मार दे। उसके मन में पश्चाताप था, लज्जा थी, दुख था, लेकिन उसने भूल का दंड सहने की शक्ति न थी। उसने नोट वाले लिफाफे में रख दिए और बाहर चला आया। गर्मियों के दिन थे। दोपहर को सारा घर सो रहा था, लेकिन जगत की आंखों में नींद ना थी।
आज उसकी बुरी तरह पिटाई होगी, इसमें कोई संदेह भी न था। उसका घर पर रहना ठीक नहीं। 10-5 दिन के लिए उसे कहीं खिसक जाना चाहिए, तब तक लोगों का क्रोध भी शांत हो जाता। लेकिन कहीं दूर गए बिना काम न चलेगा। बस्ती में वह कई दिन तक अज्ञातवास नहीं रह सकता। कोई न कोई ज़रूर उसका पता दे देगा और वह पकड़ लिया जाएगा। दूर जाने के लिए कुछ न कुछ रुपए चाहिए। क्यों ना वे लिफाफे में से एक नोट निकाल ले। पिताजी के पास पैसे तो हैं ही, झक मार के दे देंगे। ये सोचकर उसने 10 रुपये का एक नोट उड़ा लिया। लेकिन उसी समय उसके मन में एक नई कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। अगर ये सब रुपए लेकर किसी दूसरे शहर में दुकान खोल लें तो बड़ा मज़ा हो। फिर एक एक पैसे के लिए उसे क्यों किसी की चोरी करनी पड़े। कुछ दिनों में वह बहुत सा रुपया कमाकर जमा कर लेगा और घर वापस आएगा तो लोग कितने चकित हो जाएंगे। उसने लिफाफे को फिर निकाला। उसमें कुल 200 रुपये थे। 200 में दूध की दुकान खूब चल सकती है। आखिर मुरारी की दुकान में तो 2-4 कढ़ाओ और 2-4 पीतल के थालों के सिवा और है ही क्या। लेकिन कितने ठाठ से रहता है। कई रुपए का चरस उड़ा देता है। एक एक दांव पर 10-10 रुपये लगा देता है। नफ़ा नहीं होता तो ठाठ कहाँ से निभाता। इस आनंद कल्पना में वह इतना मगन हुआ कि उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया। जैसे प्रवाह में किसी के पांव उखड़ जाए और वह लहरों में बह जाए। उसी दिन शाम को वह बम्बई चल दिया। दूसरे ही दिन मुंशी भगत सिंह पर गबन का मुकदमा दायर हो गया। उधर मुंबई के एक बड़े मैदान में बैंड बज रहा था और राजपूत रेजिमेंट के सजीले सुंदर जवान कवायद कर रहे थे। जिस प्रकार हवा बादलों को नए नए रूप में बनाती और बिगाड़ती है, उसी प्रकार सेना नायक सैनिकों को नए नए रूप में बना बिगाड़ रहा था। जब कवायद खत्म हो गई तो एक छरहरे ढील का युवक नायक के सामने आकर खड़ा हो गया। नायक ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? युवक ने सलाम करके कहा, जगत सिंह। नायक ने पूछा, क्या चाहते हो? जगत सिंह बोला, फौजी बनना चाहता हूँ। नायक बोला, मरने से तो नहीं डरते? जगत सिंह ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, राजपूत हूँ। नायक ने पूछा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या तैयार हो? जगत सिंह ने कहा, इसका भी मुझे डर नहीं। नायक बोला, अंडमान जाना होगा। जगत सिंह ने बोला, खुशी से जाऊंगा। नायक ने देखा बला का हाजिर जवाब मंचला। हिम्मत का धनी जवान है, तुरंत फौज में भर्ती कर लिया। तीसरे दिन अंडमान को रवाना हुआ। लेकिन ज्यों-ज्यों जहाज आगे बढ़ता जाता था, जगत का दिल पीछे रह जाता था। जब तक जमीन का किनारा नजर न आया, वह जहाज पर खड़ा अनुरक्त नेत्रों से उसे देखता रहा। जब वह भूमि तट जल में विलीन हो गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और मुंह ढांप कर रोने लगा। आज जीवन में पहली बार उसे प्रियजनों की याद आई। वह छोटा सा कस्बा, वह गांजे की दुकान, वह सैर सपाटे, वह सहृद मृतों के जमघट आँखों में फिरने लगे। कौन जाने फिर कभी उनसे भेंट होगी भी या नहीं। एक बार वह इतना बेचैन हो उठा कि उसकी जी में आया इसी पानी में कूद पड़े। जगत सिंह को अंडमान में रहते 3 महीने गुजर गए। तरह तरह की नवीनताओं ने कई दिन तक उसे मुग्ध किए रखा। लेकिन पुराने संस्कार फिर जागृत होने लगा। अब उसे कभी कभी अपने स्नेहमयी माता की याद आने लगी, जो पिता के क्रोध, बहनों के धिक्कार और 100 जनों के तिरस्कार में भी उसकी रक्षा करती थी। उसे वह दिन याद आया जब वह एक बार बीमार पड़ा। उसके बचने की कोई आशा भी नहीं थी, पर ना तो पिता की उसकी कोई चिंता थी, ना बहनों को। केवल माता ही थी जो रात की रात उसके सिरहाने बैठी अपने मधुर स्नेहमयी बातों से उसकी पीड़ा शांत करती रहती। वह स्वयं रोगों से जीर्ण हो रही थी, लेकिन उसकी सेवा से वह अपनी व्यथा को ऐसे भूल गई थी मानो उसे कोई कष्ट ही नहीं। वह उसी क्षोभ और निराश में समुद्र तट में चला जाता और घंटों अनंत जल प्रवाह को देखा करता। कई दिनों से उसे घर पर एक पत्र भेजने की इच्छा हो रही थी, लेकिन लज्जा और गलानी के कारण वह टालता जाता था। आखिर एक दिन उससे रहा ना गया। उसने पत्र लिखा और
अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगी। पत्र आदि से अंत तक भक्ति से भरा हुआ था। अंत में उसने इन शब्दों से अपने माता को आश्वासन दिया कि माता जी, मैंने बड़े बड़े उत्पात किए हैं, आप लोग मुझसे तंग आ गई थी। मैं उन सारी भूलों के लिए सच्चे हृदय से लज्जित हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीता रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि आपको मुझे अपना पुत्र कहने में जरा भी संकोच ना होगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर सकूं। यह पत्र लिखकर उसने डाक खाने में छोड़ा और उसी दिन से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन 1 महीना गुजर गया और कोई जवाब न आया। उसका जी घबराने लगा। जवाब क्यों नहीं आता? कहीं माताजी बीमार तो नहीं हैं? शायद पिताजी ने गुस्से के कारण जवाब न लिखा होगा। कोई और विपत्ति तो नहीं आ पड़ी। कैंप के एक वृक्ष के नीचे कुछ सिपाहियों ने शालिग्राम की एक मूर्ति रख छोड़ी थी। कई श्रद्धालु सैनिक उस मूर्ति पर जल चढ़ाया करते थे। जगत सिंह उनकी हंसी उड़ाया करता था, लेकिन आज वे विक्षिप्तों की तरह प्रतिमा के सम्मुख जाकर बड़ी देर तक सिर झुकाए बैठा रहा। वह इसी ध्यान अवस्था में बैठा था कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। यह दफ्तर का एक सिपाही था और उसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था। जगत सिंह ने पत्र हाथ में लिया तो उसका सारा शरीर कांपने लगा। भगवान का नाम लेकर उसने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। लिखा था, तुम्हारे पिताजी को गबन के आरोप में 5 साल की सज़ा हो गई। तुम्हारी माता इस शोक में मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। छुट्टी मिले तो घर चले आओ। जगत सिंह ने उसी समय कप्तान के पास जाकर कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कप्तान ने कठोर स्वर में कहा, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। जगत सिंह बोला, तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। कप्तान ने बोला, अभी इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता। जगत सिंह बोला कि अब मैं एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुक सकता। कप्तान साहब बोले, रहना तो पड़ेगा, तुम लोगों को बहुत जल्द लड़ाई पर जाना पड़ेगा। जगत सिंह ने आश्चर्य से पूछा, क्या लड़ाई छिड़ गई? तब तो मैं घर नहीं जाऊंगा। हम लोग यहाँ से कब जाएंगे? कप्तान साहब बोले, बहुत जल्द, 2-4 दिनों में। 4 वर्ष बीत गए। कैप्टन जगत सिंह जैसा योद्धा उस रेजिमेंट में नहीं था। कठिन अवस्थाओं में भी उसका साहस और भी उत्तेजित हो जाता था। जिस मुहिम में सबकी हिम्मत जवाब दे जाती थी, उसको जगत सिंह ही हल करता था। हल्ला और धावा बोलने में भी जगत सिंह सबसे आगे रहता था। उसकी त्योरियों पर कभी मेल नहीं आता। उसके साथ ही वे उतना ही विनम्र, इतना गंभीर, इतना प्रसन्नचित्त है कि सारे अफसर और मातहत उसकी बड़ाई करते हैं। उसका पुनर्जीवन सा हो गया। उस पर अफसरों को इतना विश्वास हो गया है कि अब वे प्रत्येक विषय में उससे परामर्श करते हैं। कैसे उसने जर्मन की मैगजीन में आग लगाई, कैसे अपने कप्तान को मशीन गनों की मार से निकाला, कैसे अपने एक घायल सिपाही को कंधे पर लेकर निकल आया। जान पड़ता है उसे अपने प्राणों का मोह ही नहीं, मानो वह काल को खोजता फिरता हो। लेकिन हर रोज रात के समय जब जगत सिंह को अवकाश मिलता है, वह अपनी छोलदारी में अकेले बैठकर घर वालों को याद कर लिया करता है। 2-4 आंसू की बूंदें अवश्य गिरा देता है। वह प्रतिमास अपने वेतन का एक बड़ा भाग घर को भेज देता है और ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता कि वह माता को पत्र न लिखता हो। सबसे बड़ी चिंता हुई उसे अपने पिता की, जो आज उसी के दुष्कर्मों के कारण कारावास की यातना झेल रहे हैं। वह कौन सा दिन होगा जब वे उनके चरणों पर सिर रखकर अपना अपराध की क्षमा मांगेगा और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। 4.25 साल बीत गए। संध्या का समय है। नैनी जेल के द्वार पर भीड़ लगी हुई है। कितने ही कैदियों की म्याद पूरी हो गई है। उन्हें लिवा लाने के लिए उनके घर वाले आए हैं। लेकिन बूढ़ा भगत सिंह अपनी अंधेरी कोठरी में सिर झुकाए उदास बैठा हुआ है। उसकी कमर झुककर कमान हो गई है। 2 अस्थि पंजर मात्र रह गए हैं। ऐसा जान पड़ता है किसी चतुर शिल्पी ने एक अकाल पीड़ित मनुष्य की मूर्ति बनाकर रख दी हो। उसकी भी मियाद पूरी हो गई हो, लेकिन उसके घर से कोई नहीं आया। आए कौन? आने वाला था ही कौन? एक बूढ़े किंतु हष्टपुष्ट कैदी ने आकर उसका कंधा हिलाया और बोला, कहो भगत, घर से कोई आया है क्या?
भगत सिंह ने कांपती स्वर में कहा। घर पर है ही कौन? उस बूढ़े कैदी ने कहा। घर तो चलोगे ही? भगत सिंह बोला। मेरा घर कहाँ है? बूढ़ा कैदी फिर बोला। तो क्या यहीं पड़े रहोगे? भगत सिंह बोला। अगर ये लोग निकाल ना देंगे तो यहीं पड़ा रहूँगा। आज 4 साल के बाद भगत सिंह को अपने प्रताड़ित निर्वासित पुत्र की याद आ रही थी, जिसके कारण जीवन का सर्वनाश हो गया, आबरू मिट गई, घर बर्बाद हो गया। उसकी स्मृति भी असहाय थी, लेकिन आज निराश और दुख के अथाह सागर में डूबते हुए उन्होंने उसी तिनके का सहारा लिया। ना जाने उस बेचारे की क्या दशा हुई होगी। लाख बुरा है तो भी है तो अपना ही लड़का, खानदान की निशानी तो है। मरूंगा तो 4 आंसू भी बहाएगा, 2 जुल्लू पानी भी तो देगा। मैंने उसके साथ कभी प्रेम का व्यवहार नहीं किया। जरा शरारत भी करता तो यमदूत की भांति उसकी गर्दन पर सवार हो जाता। एक बार रसोई में बिना पैर धोए चले जाने के कारण मैंने उसे उल्टा लटका दिया था। कितनी बार केवल जोर से बोलने पर मैंने उसे तमाचे लगाए थे। पुत्र सा रतन पाकर मैंने उसका आदर न किया। उसी का दंड है। जहाँ प्रेम बंधन स्थिर हो वहाँ परिवार की रक्षा कैसे हो सकती है। सवेरा हुआ, आशा का सूर्य निकला। आज उसकी रश्मियाँ कितनी कोमल और मधुर थी। वायु कितनी सुगंध, आकाश कितना मनोहर, वृक्ष कितने हरे भरे, वृक्षों पक्षियों का कलरव कितना मीठा। सारी प्रकृति आशा के रंग में रंगी हुई थी। परंतु भगत सिंह के लिए चारों ओर अंधकार ही था। जेल का अफसर आया। कैदी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अफसर एक एक का नाम लेकर रिहाई का परवाना देने लगा। कैदियों के चेहरे आशा से प्रफुल्लित थे। उनका नाम आता तो वे खुशी खुशी अफसर के पास जाता, परवाना लेता, झुककर सलाम करता और तब अपने विपत्ति काल के संगियों से गले मिलकर बाहर आ जाता। उसके घर वाले दौड़कर आके उससे लिपट जाते। कोई पैसे लुटा रहा था, कहीं मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कहीं जेल के कर्मचारियों के नाम दिया जा रहा था। आज नरक के पुतले विनम्रता के देवता बने हुए थे। अंत में भगत सिंह का नाम आया। वह सिर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता जेलर के पास गए और उदासीन भाव से परवाना लेकर जेल के द्वार की ओर चल पड़े, मानो सामने कोई समुद्र लहरें मार रहा है। द्वार से बाहर निकलकर वह जमीन पर बैठ गए। कहाँ जाए? तभी उन्होंने एक सैनिक अफसर को घोड़े पर सवार जेल की तरफ आते देखा। उसकी देह पर खाकी वर्दी थी, सिर पर कारचौबी का साफा, अजीब शान से घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पीछे पीछे एक फिटन आ रही थी। जेल के सिपाहियों ने अफसर को देखते ही बंदूकें संभाली और लाइन में खड़े होकर सलाम किया। भगत सिंह ने मन ही मन कहा, एक ये भाग्यवान है जिसके लिए फिटन आ रही है, और एक मैं अभागा हूँ जिसका कहीं ठिकाना ही नहीं। फौजी अफसर ने इधर उधर देखा और घोड़े से उतरकर सीधे भगत सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। भगत सिंह ने उसे ध्यान से देखा और तब चौंक कर उठकर खड़े हुए और बोले, अरे बेटा जगत सिंह। जगत सिंह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा और जगत सिंह ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।